नमस्कार। क्या कोई भी राष्ट्र अपने दुश्मनों को जाने बिना, उन्हें पहचाने बिना जिंदा रह सकता है? हाल ही में हुए जयपुर डायलॉग्स में इसी एक सवाल पर बहुत गहराई से बात हुई और इसे नाम दिया गया शत्रु बोध। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए, इस पूरी चर्चा की जो नींव है ना, वो इसी एक लाइन में है। असली खतरा सिर्फ सरहदों पर नहीं है। ये तर्क कहता है कि लड़ाई तो हमारे समाज के अंदर चल रही है, हमारी संस्थाओं में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारे कल्चर में। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये संघर्ष आखिर है क्या, शत्रु बोध क्या है, और फिर हम देखेंगे कि इतिहास की किताबों से लेकर फिल्मों और अदालतों तक ये लड़ाई कहाँ-कहाँ लड़ी जा रही है। तो सबसे पहले आइए इस पूरी बहस की बुनियाद को समझते हैं। देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं है। नहीं, ये एक सभ्यता का संघर्ष है, एक सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो एक ही समय पर कई अलग-अलग मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। तो ये 2.5 मोर्चे का युद्ध है क्या आखिर? सोर्सेस के मुताबिक 2 मोर्चे तो एकदम साफ हैं, चीन और पाकिस्तान। लेकिन असली चिंता का विषय है वो आधा मोर्चा, और ये मोर्चा देश के अंदर ही है, जिसमें कुछ कट्टरपंथी नेटवर्क, नक्सल और दूसरे ग्रुप्स शामिल हैं, जिन्हें आंतरिक दुश्मन की तरह देखा जाता है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी बहस के दिल पर, यानी शत्रुबोध। इसे सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि इस मल्टी फ्रंट वॉर से निपटने के लिए एक बेहद जरूरी रणनीति के तौर पर पेश किया गया है। शत्रुबोध कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे एक स्ट्रेटेजिक जरूरत बताया गया है। इसका मतलब है कि आप एक्टिवली अपने दुश्मन को पहचानें, उसे एक नाम दें और उसकी ताकत और कमजोरियों को ठीक से समझें। और ये जो कोट है ना, ये शत्रुबोध की अर्जेंसी को बताता है। लॉजिक बड़ा सीधा है, अगर आप अपने दुश्मन को डिफाइन नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए कर देगा, और फिर आप अनजाने में उनकी ही कहानी को सच मान लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि सोर्सेस के मुताबिक आखिर ये दुश्मन है कौन और ये लड़ाई हो कहाँ रही है? यही सवाल हमें थ्योरी से सीधा एक्शन में ले जाता है। जयपुर डायलॉग्स में ऐसे कई मोर्चों की पहचान की गई है। चलिए एक एक करके उन्हें देखते हैं। सबसे पहला मैदान जिसका जिक्र होता है वो है एकेडमिया, यानी हमारी शिक्षा और इतिहास। यहाँ असली लड़ाई इस बात की है कि भारत की कहानी कौन लिख रहा है और उसे कैसे सुनाया जा रहा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे सोर्सेस के अनुसार भारतीय इतिहास पर एक खास विचारधारा हावी हो गई। यहाँ मार्क्सवादी इतिहासकार शब्द का इस्तेमाल उस अप्रोच के लिए किया गया है जो इतिहास को सिर्फ वर्ग संघर्ष के तौर पर देखती है और धर्म के एंगल को कम कर देती है। दावा यह है कि इस प्रोसेस में राष्ट्रवादी इतिहासकारों को साइडलाइन कर दिया गया। ये स्लाइड इस आइडियोलॉजिकल टकराव को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक ही घटना, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस, और उसकी 2 बिल्कुल अलग-अलग व्याख्याएं। एक नजरिया, जिसे यहाँ मार्क्सवादी कहा गया है, कहता है कि ये सब पैसे के लिए हुआ, जबकि दूसरा नजरिया उसी समय के ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हवाला देकर कहता है कि ये सीधे-सीधे धार्मिक नफरत का नतीजा था। इतिहास की किताबों से अब आगे बढ़ते हैं अगले फ्रंट की तरफ, और ये फ्रंट है कल्चर और एंटरटेनमेंट का। सोर्सेस के मुताबिक ये भी एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड है। यहाँ पर जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो काफ़ी पावरफुल है। सोर्सेस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आने वाले इस कथित खतरे को कल्चरल टेररिज्म का नाम देते हैं और इसे भ्रष्टाचार या पारंपरिक आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बताते हैं। सोर्सेस इस कल्चरल अटैक के कई उदाहरण देते हैं। वो तर्क देते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म या एक शो की बात नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है, जैसे फिल्मों में काफिर जैसे शब्दों को नॉर्मल बना देना या पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को कमजोर करना। और इस गाने का बोल एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाता है। सोर्सेस बताते हैं कि कैसे काफिर जैसा शब्द, जिसका ऐतिहासिक रूप से एक समुदाय के लिए बहुत नेगेटिव मतलब रहा है, उसे एक रोमांटिक गाने में डालकर नॉर्मल और हानि रहित बना दिया गया है। चलिए अब उस मैदान की तरफ चलते हैं जहां लड़ाई कलम और कानून से लड़ी जाती है, यानी हमारा जुडिशियल सिस्टम। सोर्सेस के अनुसार ये एक और क्रिटिकल फ्रंट है। लॉफेयर का सीधा सा मतलब है कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। इस नजरिए के मुताबिक अदालतें अब सिर्फ इंसाफ का मंदिर नहीं रही, बल्कि वो वैचारिक लड़ाइयां लड़ने का एक मैदान बन गई हैं। और ये टेबल लॉफेयर की इस कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर को बिल्कुल साफ कर देती है।
एक तरफ ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत जैसी जीतें हैं जिन्हें एक बड़ी कामयाबी माना जाता है, तो दूसरी तरफ सर्वे पर रोक या कुछ याचिकाओं पर सुनवाई न होने जैसी निराशाएं भी हैं। यही मिले-जुले नतीजे इस पूरी बहस को और हवा देते हैं। तो ठीक है, इन सभी बैटलग्राउंड्स को पहचानने के बाद आखिर इसका फाइनल गोल क्या है? अंतिम मकसद क्या बताया गया है? अस्तित्व के खतरे की भावना को बताने के लिए सोर्सेस डोडो पक्षी की ये बहुत ही पावरफुल एनालॉजी देते हैं। मैसेज साफ है कि अगर आप अपने दुश्मनों को नहीं पहचानेंगे तो आपका हश्र भी डोडो जैसा हो सकता है। सोर्सेस यहाँ एक 2 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। पहला कदम है शत्रु बोध, यानी दुश्मन को पूरी तरह से जानना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी मंजिल है शत्रु नाश, जिसका मतलब है निर्णायक एक्शन लेना। और ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। शत्रु नाश का मतलब सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जीत के बारे में है, यानी दुश्मन के मनोबल को, उसके विचारों को और लड़ने की उसकी इच्छा को ही तोड़ देना। और हम इस विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब कोई समाज अपनी अंदरूनी चुनौतियों को दुश्मन के तौर पर देखने लगता है, तो इसका उसके सामाजिक ताने-बाने पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए सोचने लायक है।